तो एक बार रिविजन कर लें। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी किसकी, भू संसाधनों की, कि हमने कहा कि जो भूमि है वो एक महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसके ऊपर भी अनेक सारी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव पाया जाता है, उसके अलावा मानव जीवन पाया जाता है, संचार के साधन पाए जाते हैं, परिवहन के साधन मिलते हैं, और उसके अलावा भी अनेक सारी चीजें, जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं भी भूमि पर ही संपन्न होती है। तो अब ये जो भूमि है ये क्या है, एक सीमित संसाधन है। अब सीमित संसाधन है तो इसका कैसा उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से, योजनाबद्ध नियोजन तरीके से। ठीक है, यहां तक हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो भूआकृतियां है भारत में वो किस प्रकार की हैं। तो हमने कहा कि भूआकृति कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कितने में, 3 भागों में, जिसमें से एक तो पर्वत, पठार और मैदान। जो पर्वत था वो 30% था, पठार था वो 27% था, और मैदान था 43%। जिसमें पर्वत एक तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और यहाँ से बारहमासी नदियों का उद्गम होता है, और जो पठार है वो खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जीवाश्म ईंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उसके अलावा तीसरा था मैदान। मैदान में एक तो कृषि सर्वाधिक की जाती है और उद्योग सर्वाधिक लगाए जाते हैं। यहाँ तक तो हो गया था पिछली से पिछली कक्षा का रिविजन। ठीक है, फिर उसके बाद में कल हमने देखा था कि जो हमारी जो भूमि का है उसका क्या करेंगे, हम अब उपयोग करेंगे। तो आपका टॉपिक था भू उपयोग। तो उसमें सबसे पहले हमने एक टॉपिक उसमें कुछ देखे थे, कुछ शब्द कि किसको क्या कहते हैं, या हमारी जो भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, यानी जितनी भी भूमि है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो उसमें एक था शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र से अभिप्राय है कि एक कृषि वर्ष में वह भूमि भू क्षेत्र जिसमें एक कृषि वर्ष में क्या किया जाए, कम से कम एक बार कृषि की जाए, वो क्या कहलाता है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। फिर उसके बाद में हमने दूसरा देखा था सकल कृषित कृषित क्षेत्र। ठीक है, तो सकल कृषित क्षेत्र में हमने क्या देखा था कि जो वह भू क्षेत्र वह भू क्षेत्र जिसके ऊपर एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार कृषि की जाए तथा उसके साथ शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र को भी क्या कर ले, शामिल कर ले, तो वो क्या कहलाता है, सकल कृषिगत क्षेत्र या उत्पाद। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कहा कि यहाँ तक हमने भूमि का उपयोग किया। उसके अलावा हम और जगह भी भूमि का उपयोग करते हैं, जिसमें एक तो प्रतिभूमि, क्या है, प्रतिभूमि, वह भूमि जिसको हम खुल छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे हम पड़त कहते हैं, यानी वह भूमि जिसको हम पड़त छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम कृषि नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित किया था हमने, एक तो वर्तमान प्रतिभूमि और एक पुरातन प्रतिभूमि। जो वर्तमान प्रतिभूमि थी उसमें हमने कहा कि जो 1 वर्ष या इससे भी कम समय में यदि किसी भू क्षेत्र पे कृषि न की जाए तो वो क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि। उसके अलावा जो पुरातन प्रतिभूमि है वो 1 से 5 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम क्षेत्र पर 5 वर्ष से कम समय में क्या न की जाए, कृषि न की जाए, तो वो क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो प्रतिभूमि है ना उसके अतिरिक्त भी कृषि के लिए क्या है, अयोग्य भूमियां हैं। कौन कौन सी भूमियां, गोचर, हाँ, गोचर भूमि, चारागाह भूमि, और उसके अलावा एक और थी, उपवन, जिसको हमने क्या बताया था, उद्यान, हाँ, और वृक्षों की फसल। यहाँ तक देखा था। फिर उसके बाद में आगे हमने देखा, क्या देखा था, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमियां। जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमियां हैं उनमें हम क्या करेंगे, सड़क, इमारत, और देखो जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है उसको हम 2 तरीके से समझेंगे। एक तो सुन तो ले, एक तो उस भूमि को शामिल करेंगे जो क्या हो, बंजर हो या कृषि के लिए अयोग्य हो, उसको शामिल कर लेंगे। फिर उसके अलावा जो हमारी इमारतें हैं, वो जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, या फिर जो सड़क है, ये जो इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस भूमि में इसका उपयोग किया जा रहा है, अपन ने मकान बना लिया, सड़क बना ली, उद्योग धंधे लगा ली, भू उपयोग तो हो रहा है ना, तो ये सब भी क्या कहलाते हैं, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। क्या कहलाती है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। फिर अगला हमने देखा था वन, कि जो हमारे देश में वन है वो भी किसका उपयोग कर रहे हैं, भूमि का, भूमि के ऊपर ही तो उगते हैं, तो वो वन हो गया। ये हो गया अपना पिछली क्लास का रिविजन। ठीक है, अब आगे है अपना टॉपिक जिसका नाम है भारत में भू उपयोग का प्रारूप, कि कैसा प्रारूप है या कैसा स्ट्रक्चर है भू उपयोग का। ठीक, तो हमारे जो भू उपयोग है ना उसको निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, या हम कारक भी बोल सकते हैं।
कि इसका जो प्रारूप है ना, इसको निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, तत्व या कारक, ठीक है, समझ गया। अभी जो तत्व या कारक हैं ये दो हैं, कितने हैं, दो। एक तो है प्राकृतिक कारक या जिसे भौतिक कारक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, भौतिक कारक, ठीक है, और एक है मानव निर्मित। हुए फायदा क्लास अटेंड कर पाओ हैं, शब्द ऑटोमेटिक गड़बड़ लगा माइंड बना लगो ना शब्दान कि अगला के ऑप्शन आओ। तो एक तो होते हैं भौतिक कारक, ठीक है, और एक मानव निर्मित कारक। अरे तो क्लियर हो, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। भौतिक कारक तो वो कारक जो प्रकृति में ही, ठीक है, जी प्रकृति में उपलब्ध होगा कारण वो भूमि को आपका प्रारूप निर्धारित करा जाएंगे। मान लो कोई भूमि ऊंची है, ठीक है, पर्वता की तरह है, तो उनका मान गेहूं की फसल कर लोगे ना, करो ना, उनको ऊपर चाय के उगा दो, तो वो क्या होगा, जो भू उपयोग प्रारूप है अलग होगा ना, ठीक है, हो ना। उसके अलावा मान लो कि आपके यहाँ पे जो जलवायु है, ठीक है, देखो जलवायु किस प्रकार से होती है कि एक जो लंबे समय में किसी स्थान का जो मौसम रहता है ना, वो ही जलवायु कहलाती है, ठीक है। मौसम क्या होता है, अल्पकालिक होता है, मौसम परिवर्तनशील होता है। और अगर और भी डीपली देखो कि जो तापमान है, वायुदाब है, और उसमें भी तापमान, वायुदाब और जो हमारे क्या कहते हैं आर्द्रता, ये जो होते हैं, ठीक है, ये मिलके क्या करते हैं, मौसम का निर्माण करते हैं। और जब ये मौसम होता है और इस मौसम की जो लंबी अवधि होती है, मौसम का औसत लंबी अवधि, ठीक है, औसतन, औसतन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मौसम आज वर्षा हो रही है, कल तावड़ पड़ा हूं, ठीक है, तो अभी की केस औसतन अवधि 30-40 साल तक रहते ना, वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है, ठीक है। या फिर परिभाषा रूप में देखो तो मौसम की औसत दशाएं क्या कहलाती है, जलवायु कहते हैं। और कैसी, लंबी औसत दशाएं, ठीक है, हाँ। तो ये जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं इसमें दो है, एक तो भौतिक कारक और एक मानव निर्मित कारक। अब बात कर लें भौतिक कारकों में, इसमें बात कर लें भौतिक कारकों। तो पहले मैंने क्या बताया था, भू आकृति बताया था ना, ठीक है, कि अभी मैंने कहा था कि आपकी अगर कोई ऊंचाई पे स्थान है, ठीक है, तो ऊंचाई पे स्थान भी तो इस भूमि का उपयोग निर्धारण कर रहा है कि आप वहां पे किसकी खेती कर सकते हो, चाय की खेती, और उसके लिए भी उपयुक्त दशाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो भू आकृति प्रभावित करती है और एक जलवायु, क्या, जलवायु, मौसम की औसत दशाएं, ठीक है, क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। फिर उसके अलावा कि हम जो क्या करते हैं कि कभी आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि मृदा के प्रकार, ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो जलोढ़ मृदा होती है ना, वो सभी मृदा में क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है, ठीक है, जो नदियों के तटों के पास पाई जाती है। तो वहां पे हम कृषि सर्वाधिक करेंगे, उत्पादन सर्वाधिक होगा। फिर एक मृदा देखेंगे जिसको हम कहेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए उसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो वो कपास का निर्धारण करेगी कि इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होगा। उसके अलावा जो लैटराइट मिट्टी है, ठीक है, कौन सी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी को क्या कहते हैं, टी सॉइल, यानी चाय की मिट्टी, टी सॉइल, ठीक है, ये एक अंदर चाय सर्वाधिक की जाए। उसके अलावा जो लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी, अनेक सारी मिट्टी है, ठीक है, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, वो तो विभाजन अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो आगे देख लेंगे जितनी है उनको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसका निर्धारण मिट्टी भी तो कर रही है, क्या कर रही है, तो मिट्टियों के प्रकार लिख सकते हैं इसमें, मिट्टियों के प्रकार, ठीक है, कि अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, मिट्टियां, क्या पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया कौन सा, भौतिक कारक। इसके अलावा और भी हो सकते हैं पर आपके सिलेबस में जितना है उतना ही, ठीक है। फिर उसके अलावा अगला आता है मानव निर्मित कारक। क्या आता है, मानव निर्मित कारक, ठीक है, या मानव के द्वारा जो कारक है वो। निर्मित क्यों बोले, मानव कारक ही बोल देते हैं, ठीक है, निर्मित अच्छा ना लागो कि मानव निर्माण कर दिया और नुकसान भी तो पहुंचा रहा है, ठीक है। तो मानवीय कारक, ठीक है, क्लियर। अब मानवीय कारक में क्या है कि मान लो कि कोई भू क्षेत्र है, ठीक है, उसकी जनसंख्या बढ़ाया जा रही है, बढ़ाया जा रही है, बढ़ाया जा रही है, जैसे कि
या मान लो कि कोई गांव है, ठीक है, और एक या गांव है, दो गांव होगा ना, होगा ना। तो अब इस गांव में क्या है, या बड़ो सारो गांव है, ई का मायने 100 जना निवास कर रहे थे, ठीक है, और ये छोटो गांव है, ई में 90 जना निवास कर रहे थे। ज्यादा कौन समझे, बड़ा वाला मुझे, या तो वो ज्यादा, ठीक है, पर या देखो कि या जो गांव है इस या दुगुनो है कौन है ना, यानी 2 हिस्सा कर लो या 1 कर लो तो ज्यादा। अब अगर घनत्व देखे कि सबसे ज्यादा लोग कौन सा रहना चाहिए, यानी इस साइज हमारा, तो ई में रहना चाहिए, छोटा नाम रह रहा है ना। तो अब ई का मान कैसे कि ई का मान अगर खेत का को विभाजन करो थे, ठीक है, तो ई का मान खेत कैसे कि 100 जना बड़ा बड़ा थैंगा, ठीक है, और ई का मान खेत बना दिया, तो ई का मान के 90 जना का छोटा छोटा थैंगा अथेंगा ना। तो अब यह क्या हुआ, भूमि का उपयोग भाई हो जाए कि एक परिवार का माए 2 बेटा हुए और एक का माए 10 बेटा हुए, उकन 100 बीघा जमीन से और उकन 50 बीघा जमीन से, लेकिन जो 10 बेटा ही उकन कमाओगे ना बाटे, ठीक है, वही काम कि जो हमारी जनसंख्या घनत्व है ना, वो भी हमारी भू उपयोग क्या करती है, निर्धारण। ये जो किसी स्थान विशेष पे सर्वाधिक यानी जनसंख्या का जितना दबाव होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। मानवीय कारक है या नहीं है ना। हाँ, और जो भारत है वो इसमें अब टॉप मोस्ट में आने वाला है, ठीक है, जनसंख्या में तो आ चुका है, अब घनत्व का पता नहीं, चीन से भी आगे हो चुका है, हो चुका है। जनगणना भी रिपोर्ट तो शायद प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि जो भारत है वो चीन को पछाड़ चुका है। तो अब हम इतनी मेहनत कर दी कि दुनिया में टॉप मोस्ट स्थान पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या है कि जो मानवीय कारक है हम भू उपयोग का प्रारूप निर्धारित कर रहे हैं, किसके माध्यम से, जनसंख्या घनत्व के माध्यम से, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत हो तो बता दियो। फिर उसके अलावा कि हमने कहा कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए क्या चाहिएगा, कुछ तरीका चाहिएगा, ठीक है, तकनीक चाहिएगी, और तकनीक के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिएगा ना, स्ट्रक्चर मतलब संस्था, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बनाओगे, प्रौद्योगिकी आपका मान लो प्रौद्योगिकी विकास हो गया, क्या हो गया, ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास या प्रौद्योगिकी क्षमता। अब प्रौद्योगिकी विकास हुआ तो आपके पास मान लो कि अच्छी प्रौद्योगिकी है तो क्षमता अच्छी रहेगी, ठीक है, और क्षमता अच्छी आ जाएगी तो आप उपयोग करोगे या नहीं करोगे। मान लो थे बिल्डिंग बना दो, होगा मायने एक मत हो किया तो फैक्ट्री लगाएंगे या प्रौद्योगिकी अपना उपलब्ध है, एक माए जूस लगाऊंगा, एक माए बिस्किट बनाऊंगा, एक मायने कपड़ा बनाऊंगा, एक में सॉस बनाऊंगा, ये क्या है, प्रौद्योगिकी क्षमता है। और प्रौद्योगिकी क्षमता जितनी अच्छी विकसित होगी तो क्या होगा, भू उपयोग का प्रारूप, ठीक है, यहाँ पे भू उपयोग सर्वाधिक हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अपना केस मानो, ठीक है ना, भू उपयोग होगा ना, वावा क्षेत्र के होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा, तो जो प्रौद्योगिकी क्षमता है वह भी भू प्रारूप को से निर्धारण करे। और क्या को माध्यम है या कौन सा कारक है या मानवीय कारक, अर्थ क्लियर। तो उसके अलावा हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, वो भी हमारे भू प्रारूप को तैयार निर्धारित करती है। कैसे, संस्कृति में क्या होता है, खान पीन रहन सहन आता है ना, मानो तो ना, यानी जो भी आप कर रहा है ना वो अपनी संस्कृति है, माना तो। अब थे मान लो कि अपनी जो प्रौद्योगिकी क्षमता विकसित हो गई, ठीक है, अपना बूढ़ा वर्ग के पहनेगा धोती कुर्ता, के पहनेगा पहरी ना, अपना राजस्थान में पहरी थी, यहाँ बॉलीवुड के अंदर या फिर अपने जो मुंबई उड़ी ना पहनता हूँ भले, ठीक है। तो यह होगा ना, क्या होगी, संस्कृति, क्या होगी, अब ये संस्कृति होगी तो अब जो थे उद्योग लगाया तो ऊपर अंदर के लगा होगा, धोती कुर्ता बनाओगा, कौन बनाओगा ना, तो वह क्या निर्धारित करो, वो उपयोग प्रारूप कि हमने जो प्रौद्योगिकी लगाई उसमें धोती कुर्ते बनाए। उसके अलावा मान लो कि आपका जो यहाँ पे खान पान है वो क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दो ही तो होते हैं, पर हमारे यहाँ पे सर्वाधिक शाकाहारी पाए जाते हैं। अरे बिरयानी थोड़ी ना बना राजस्थान बनती है कुछ हद तक, ठीक है, पर हर घर में नहीं बने और हर व्यक्ति सेवन कौन करे, यानी 100 का मासी लगभग 10 या 20 करी बस, 90 ब्रह्मचारी हो रहा और पता भी कोई सीक्रेट तरीका से लेता है तो, पर जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से सैद्धांतिक रूप से तो हम मानते हो ना, अर्धा क्लियर। तो ये जो संस्कृति है ये भी हमारी भौतिक प्रारूप को क्या करती है, निर्धारित करती है, भूपयोग के प्रारूप को क्या करती है, निर्धारित करती है। और
परंपराएं। ठीक है, कहीं समझा? जैसे पुरानी परंपरा चलती थी आगे पे। हाँ, हमारी देखो परंपराएं है, क्या है कि हम पेड़ की पूजा करेंगे। ठीक है, अब पेड़ की पूजा करा तो आप पेड़ उगा लेना कि हर घर में एक पेड़ होना चाहिए। तो भू उपयोग ने या भू उपयोग प्रारूप निर्धारित करो है ना, या तुम छोटा छोटा एग्जाम्पल समझावट करो तो कि पर ई कैसे विस्तृत रूप से भू उपयोग ने जो जो भू प्रयोग उपयोग है उसका प्रारूप ने निर्धारित करी। ठीक है, अर्थ क्लियर? दोबारा से देखो, जो भू उपयोग है उसको निर्धारित करने वाले तत्व या कारक दो होते हैं, एक तो भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। जो भौतिक कारक होता है उसमें भू आकृति, जलवायु और मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार शामिल करते हैं। जो मानवीय कारक है उसमें जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और परंपराएं इसको निर्धारित करती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय मतलब पूरा देश की खातर। ठीक है, यानी कि पूरा देश की खातर। और वन यानी जंगल। अच्छा, जंगल में कांड हो गया है। भेड़िया देखा था, भेड़िया मूवी है? तो उसमें क्या था, उसमें बहुत अच्छी चीज थी। उसमें एक तो था कौन, वरुण धवन। ठीक है, और कीर्ति नाम की जो एक्टर नहीं वही। ठीक है, तो इसमें मूवी क्या नाम था, भेड़िया। ठीक है, क्यों नाम था, भेड़िया काटा बाद में भेड़िया बन गया। ठीक है, तो ये जो मूवी थी इसमें ये जो कीर्ति नाम की लड़की थी ना, ये क्या थी, भेड़िया थी। ठीक है, बहनी लाइक आगो कौन, वरुण धवन, ये इन्हें काट गई है, पहला प्यार का पहला गम वही इन्हें दे दी। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि मूवी में ये बताया गया था यदि आप ये जो वन है, ठीक है, इन वनों को अगर आप काटते रहोगे तो एक दिन ऐसा संकट आ जाएगा कि जो नहीं, वन तो नहीं बचेंगे। एक तो वन्य जीव है, वन्य प्राणी है, वनों में वन्य प्राणी भी तो रहते हैं नहीं ना। तो अब इन वन्य प्राणियों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो ये कहाँ पे रहेंगे, ये आके मानव को काटेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीव जंतु है अगर वो काटेंगे तो हमारे शरीर में अनेक सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, या हमारी जो सेल डिवीजन है शरीर का वो अनेक प्रकार से यानी डिवीजन होने लग जाएगा, यानी कि बीमारियां फैलने लग जाएंगी। तो इसका भी तो निवास स्थान चाहिए वन्य प्राणियों का। ठीक है, तो यही है, उसमें जंगल में कांड हो गया। ठीक है, तो इसमें यही समझाया गया है कि जो हमारे जो भौतिक पर्यावरण है, ठीक है, उसको क्या करना है, संतुलित रखना है। उसके लिए जो राष्ट्रीय वन नीति है अब वो पढ़ाएंगे इस मूवी के लिए। ठीक है, तो हमने कहा कि जो राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय मतलब देश के लिए वन नीति, तो सबसे पहली चीज आएगी कि कब बनी या कब आई। सबसे पहली चीज यही होगी ना, कब। ठीक है, वहां बैठ जा तो उसी पे बैठ जा। ठीक है, तो कब बनी, 1952 में। कब बनी, 1952। तो क्लियर हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारी वन है ना, ठीक है, जो भारत में वन थी, तो वन कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए, और 33% क्या पे, भूमि पर। ठीक है, कितने वन होने चाहिए, 33% भूमि पर। जैसे कि मान लो कि आपने जो निर्धारित किया था पर्वत पठार मैदान, उनका हिस्सा था ना, इसी प्रकार से अगर अपने संपूर्ण भारत को 100% मान ले तो उसका जो 33% हिस्सा है उस पे आपके वन होने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहेगा। इसका नुकसान बताऊं, जब कोरोना हुआ था तो हमारे यहाँ पे क्या थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन आज वायुमंडल में आप फ्री में ले रहे हो ना, वो ही ऑक्सीजन की लोग 15,000 लाख तक देने के लिए तैयार हो गए थे। 15,000 तक बिक रहे थे और लाख तक भी देने के लिए क्या थे, तैयार थे, पर वो हमारे को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उसका क्या कारण है कि आप जा एक खाड़ो लिया और 2-4 पेड़ न कर दिया खलास। ठीक है, कि भाई अभी कोई नन गन हो जाए न बाड़ांगा सिखांगा या फिर खाना पकाएंगे। चलो आपने आपके उपयोग के लिए कर लिया, पर आपने उसके बदले उतनी वृक्ष लगाए क्या, ना लगाया ना।
कि आप अपने लाइफ का मायने इतना पेटर्न खराब कर दिया सर, आप लगाए एक ही कोने। तो इसके लिए हमारे को क्या लगानी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। जो मैं है ना, मैं रेड देखो चारों में है ना, सहतूत ही सहतूत का वृक्ष मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो मेरा लगाया हुआ थी। और लगभग 50-60 पेड़ तो अभी मिल जाएगा अवेलेबल। मैं बिल्कुल सही उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वृक्ष लगाना है। और राष्ट्रीय नीति क्या, वन नीति क्या कहती है कि हमारे कितने परसेंट वन पे, कितने परसेंट भूभाग पे वन होने चाहिए, 33% पे होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर? तो अब अगली बात आती है कि इसने कहा कि भारत में कितने परसेंट पे होने चाहिए, 33% पे होने चाहिए। क्या भारत में 33% पे है? नहीं है ना। तो इससे क्या है, कम है। क्या है, कम है। माना ना हाँ। कि कम है, स्वीकार करते हो ना। हाँ। तो अब कम है तो क्या करे, बढ़ाएंगे। इनको बढ़ाओ, ठीक है। क्या करना है, बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, जो नीति बनाई है हमने, वन नीति, इसके द्वारा सीमा निर्धारित की गई है। अब ये जो सीमा निर्धारित की गई है 33%, तो इतने कर लोगे तो आपके क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन हो जाएगा। हो जाएगा ना, प्राकृतिक संतुलन। यही है आपकी वन नीति, समझ गया। जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में आती है, भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। और ये वन नीति 33% भाग पे वन होने चाहिए। और परंतु भारत में क्या है, ये वन कम है। और इसलिए हमारे को इस नीति का अनुसरण करके इसकी जो सीमा निर्धारित की गई है, कौन सी सीमा, जो 33% वन बताए गए हैं, उसको निर्धारित करके या उस सीमा तक पहुंच के हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संतुलन बना सकते हैं। यहां तक क्लियर? क्लियर हो ना, उतारो। जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 के अंदर आई। और इसमें कहा गया कि 33% भाग पे वन होने चाहिए। लेकिन भारत है ना, इस शर्त को पूरी नहीं कर रहा, इसलिए भारत में क्या है, ये वन कम है। तो इसमें कहा कि ये जो नीति आई है, इसमें जो वनों की सीमा निर्धारित की गई है कि 33% भाग तक वन होने चाहिए, तो उन्हें लगाओ जिससे क्या बने, प्राकृतिक संतुलन बने।